हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आकाश कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव फिजिक्स एकेडमी पर। जैसा कि हम लोग अभी मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करके आए हैं। अगला चैप्टर जो हमारा इसी मैग्नेटिज्म से ही रिलेटेड है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। जरा सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है माइकल फैराडे और हेनरी का एक्सपेरिमेंट पढ़ना है कि किस तरीके से उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से करंट या ईएमएफ को इंड्यूस किया किसी भी कंडक्टर में। क्योंकि हम लोगों ने जो फोर्थ चैप्टर था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, उसमें हमने ये पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर में अगर हम करंट को फ्लो करते हैं तो उसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होती हैं। लेकिन माइकल फैराडे और हेनरी ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये करके दिखाया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की हेल्प से हम करंट को इंड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इसी चैप्टर में बहुत ही फेमस जो कि है लेंज लॉ, उसके बारे में पढ़ेंगे। और लेंज लॉ के बाद हम लोग सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि हमारा पूरा जो मैग्नेटिज्म का पोर्शन है, यानी कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये तीनों पार्ट हमारा कहीं ना कहीं मैग्नेटिज्म से ही रिलेटेड है। यानी कि मैग्नेट के बारे में ही या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में ही हमने इसमें पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग जरा सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो सबसे पहले यहां पर जो इसका वर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन, जरा इसके बारे में समझें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली तीन वर्ड से बना हुआ है। कौन कौन से? इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट और उसके बाद हमारे पास है इंडक्शन। ठीक है, आप इसमें से पहले दो वर्ड से तो वाकिफ हैं, यानी कि आपको इन दो वर्ड्स का मतलब तो पता है कि इलेक्ट्रो और मैग्नेट का मतलब क्या है। भाई इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से है या इलेक्ट्रिक करंट से है, चार्ज से है, और मैग्नेट जो कि हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं करंट में, यानी कि मैग्नेट क्या है, बार मैग्नेट हो या फिर मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं इंडक्शन की। देखिए, अगर ये इंडक्शन वाला कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाता है तो मैं समझता हूं कि 40% या 50% ये चैप्टर आपके दिमाग में सेट हो जाना है कि इस चैप्टर में क्या करना है। देखिए, इंडक्शन का मतलब है, ये इंडक्शन एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की। यानी कि अगर मैं किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो वो मैग्नेटिक मटेरियल क्या करने लगता है, मैग्नेटाइज हो जाता है और मैग्नेट की प्रॉपर्टी को शो करने लगता है। मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज में बताया था या मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज में बताया था कि अगर बिना किसी कांटेक्ट में आए हुए कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाए या फिर मैग्नेट की तरह प्रॉपर्टी शो करने लगे तो हम इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी। यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल डायरेक्ट मैग्नेट की कांटेक्ट में नहीं आया था, बस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी उसी में मैंने इस मैग्नेटिक मटेरियल को रखा था, जिसकी हेल्प से ये मैग्नेटिक मटेरियल हमारा मैग्नेटाइज हो गया था और मैग्नेट की प्रॉपर्टी शो करने लगा था। तो इस टाइप से अगर कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल में एग्जिस्ट करती है बिना कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में आए हुए, तो हम इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी। और ये जो इंडक्शन वर्ड हमारा है वो भी कुछ इसी तरीके से क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी कॉइल है, देखिए कोई भी कॉइल है हमारे पास, कैसी कॉइल है, कंडक्टिंग कॉइल है, ठीक है, यानी कंडक्टर है, और अगर मैं एक बार मैग्नेट को इसके आसपास मूव करता हूं, यानी कि ये जो हमारा बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट को मैं इस कॉइल के पास लेकर के जाऊं या दूर लेकर के आऊं, तो क्या होगा भाई, हमको पता है जो बार मैग्नेट है इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है भाई, नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ जाती हैं और साउथ पोल से अंदर की तरफ आती है। देन अगर मैं इस बार मैग्नेट को मूव करूंगा इस कंडक्टिंग कॉइल के पास, तो देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस कॉइल से क्या होंगी, पास हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखिए जैसे मैं पास में लेकर के गया, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर गई, और पास लेकर के गया, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन गई, तीन लेकर के गया, तो इस तरीके से जैसे जैसे इस मैग्नेट को मैं इसके पास लेकर के जाता जाऊंगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से पास होने वाली उसमें क्या आएगा, चेंज आएगा। यानी कि ओवरऑल क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के अराउंड मूव कर रहा हूं, इसके क्रॉस जब मूव कर रहा हूं, तो इस कॉइल से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से ये जो हमारी कंडक्टिंग कॉइल है इसमें एक करंट या एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्या होता है?
करंट या फिर ईएमएफ। देखिए मैं ये दोनों वर्ड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमको पता है कि अगर करंट है तो किसकी वजह से है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो किसी भी सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो सकता। अब चूंकि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो हम यहां पर क्या कंसीडर करते हैं, ईएमएफ कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि इस मैग्नेट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए बिना इस मैग्नेट के सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से या इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से जो इस कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इस कॉइल में करंट या ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई कि बिना कांटेक्ट में आए हुए इसकी प्रॉपर्टी की वजह से यहां पर करंट या ईएमएफ का इंड्यूस होना ही क्या है, इंडक्शन है, ठीक है ना। यहां पर जैसा कि बताया गया है कि एंड करंट कैन बी इंड्यूस इन अ कंडक्टर ईदर बाय मूविंग इट इन अ मैग्नेटिक फील्ड और बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कहें या मैग्नेटिक फ्लक्स कहें, बात एक ही है, क्योंकि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से या इस लूप से पास होंगी वो मैग्नेटिक फ्लक्स ही तो होंगी, ठीक है ना। तो यहां पर मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि ये चैप्टर या ये जो इंडक्शन वर्ड हमारा लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, ठीक है। इंडक्टिव प्रॉपर्टी या इंडक्शन, इसी पर पूरी तरीके से हमारा ये चैप्टर बेस है। आइए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स, पहले इसके बारे में समझते हैं। जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था कि किसी भी गिवन सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, अगर बेसिकली देखा जाए तो किसी भी गिवन सरफेस से पास होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उसका मेजरमेंट क्या कहलाता है, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। यानी कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से इंटर करेंगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो उधर से हमारी एग्जिट भी करेंगी। कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर कर रही हैं और कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास हो रही हैं या बाहर की तरफ जा रही हैं, इसका जो मेजरमेंट है उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई के सिंबल से, ठीक है। किन किन फैक्टर्स पे ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले अगर कहा जाए कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे इंटर करेंगी उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे बाहर जाएंगी। यानी कि मैंने कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरा कौन सा फैक्टर है जिसपे डिपेंड करता है, तो मैं कहूंगा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया ऑफ द गिवन सरफेस। यानी कि अगर हमारे पास कोई छोटा सा एरिया गिवन है तो मैं कहूंगा कि इससे पास होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो जाहिर सी बात है कम होंगी। भाई अगर छोटा एरिया है तो उससे कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, अगर ज्यादा बड़ा एरिया है तो उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा हमको। यानी कि मैं कह सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गिवन एरिया के। तीसरा फैक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉस थीटा के। अब ये वाली बात हमको समझने वाली है कि कॉस थीटा के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने क्यों कहा, मैंने साइन थीटा क्यों नहीं कहा, मैंने टेन थीटा क्यों नहीं कहा। तो जरा ये देखिए, देखते हैं। मैंने कहा कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, और मेरे पास कोई भी एक जो सरफेस है वो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। अब भाई यहां पर जो हमारा सरफेस है उसका जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो हमने पढ़ा है एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, जिसको मैंने यहां पर एन कैप के सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया। और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किधर है भाई, वो इस डायरेक्शन में है। यानी कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। लेकिन आप ये बताओ कि क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस गिवन सरफेस एरिया से पास हो रही है, क्या नहीं पास हो रही है। यानी कि यहां पर जो हमको मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0 के बराबर मिलेगा। डन। लेकिन अगर यहीं पर मैं आपसे कहूं कि ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और मैंने क्या किया, कोई एक गिवन सरफेस कुछ इस तरीके से यहां पर रख दिया। अब जरा मुझे बताइए यहां पर जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा एन कैप, और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी भी डायरेक्शन हमारी यही वाली है। डन। यानी कि यहां पर इसके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। और अब आप ये बताओ कि अगर मैंने इसको कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर रखा है तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस कर रही होंगी, जिससे कि मुझे मैक्सिमम क्या मिलेगा, फ्लक्स मिलेगा।
कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। डन। अब एक बात बताइए, ट्रिग्नोमेट्री का वो कौन सा फंक्शन है जो 0 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू देता हो और 90 डिग्री पर मिनिमम वैल्यू देता हो? कौन सा वो फंक्शन है भाई? तो cos थीटा ही वो फंक्शन है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू होती है 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1, जो कि cos की मैक्सिमम वैल्यू है। डन। यही रीजन है कि यहां पर हम लोग कहते हैं कि जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? cos थीटा के। ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो हम कह सकते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ठीक है। या अगर हम कहें कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और हम इसे लिखते हैं बी डॉट ए। क्यों? क्योंकि यहां पर जो हमारा कॉस थीटा होता है डॉट प्रोडक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये हो जाता है बी डॉट ए। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज होती है। हम इसको बी डॉट ए या फिर बी ए कॉस थीटा भी कहते हैं, और किस तरीके से आपने देखा कि ये इन 3 फैक्टर्स पे यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ गिवन सरफेस एंड कॉस थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। ये इसलिए जानना जरूरी था कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, क्योंकि अभी जब हम करंट को या ईएमएफ को इंड्यूस करेंगे तो वहां पर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जानना होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। 4th चैप्टर में आपने पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर में अगर हम करंट को फ्लो करते हैं तो उसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होती है, ऐसा हमको ऑर्स्टेड ने बताया था। लेकिन फैराडे और हेनरी के माइंड में ये चीज आई कि भाई अगर करंट के थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट कर सकते हैं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की हेल्प से करंट को प्रोड्यूस कर दें या इंड्यूस कर दें? तो ऐसा इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया और कहीं ना कहीं इस पे ये सफल भी हुए। कई सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ये कंक्लूजन तक पहुंचे। तो इन्होंने बेसिकली 2 एक्सपेरिमेंट किए, जरा ये 1 बाय 1 इनके बारे में जानते हैं। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट इनका था वो ये था कि इन्होंने एक कंडक्टिंग कॉइल लिया और इस कंडक्टिंग कॉइल को इन्होंने कनेक्ट किया किससे? गैल्वेनोमीटर से। क्यों? क्योंकि भाई गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? किसी भी छोटे से छोटे अमाउंट के भी करंट को सेंस करना और साथ में उसकी डायरेक्शन भी बताना। ठीक है। इन्होंने ये क्या लिया, यहां पर एक गैल्वेनोमीटर सेट किया और हमको पता है जो गैल्वेनोमीटर की नीडल होती है वो यहां 0 पर होती है इसमें इनिशियल में, और इधर भी रीडिंग है और इस डायरेक्शन में भी रीडिंग है। अगर ये बीच में है, सेंटर में है, इसका मतलब कोई भी करंट नहीं है। अगर इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाई दिया, फिर उसके बाद इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाई दिया, तो हमें कहेंगे करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और इन्होंने एक बार मैग्नेट लिया और बार मैग्नेट यहां पर इन्होंने लिया, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। और बार मैग्नेट की जैसी प्रॉपर्टी होती है कि भाई बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ और साउथ पोल से अंदर की तरफ। कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी। देखिए, मैं आप लोगों से बार बार ये चीज कहता हूं कि जो इमेज है या जो फिगर है, डायग्राम है, इसको आप बहुत ही क्लियर बनाया करिए। ठीक है, क्योंकि ये आपके आंसर को और भी इनहेंस करता है। लेकिन आजकल के बच्चे क्या करते हैं? आजकल के बच्चे बस बना दिया, डायग्राम हो गया। देखिए यहां पर पहले इन्होंने क्या किया, इस बार मैग्नेट की पोजीशन यहां रखकर देखी, यहां रखकर देखी, यहां रखकर देखी, कई जगह पर रख करके देखी, लेकिन ये फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। फिर इन्होंने देखा कि जब ये बार मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेकर के जा रहे थे तो इन्होंने देखा कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। किधर डिफ्लेक्शन दिखाई दिया? देखिए, जब बार मैग्नेट को इस डायरेक्शन में लेकर के जा रहे थे, इनको ये डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में दिखाई दिया। ठीक है ना? लेकिन कुछ टाइम के बाद जब ये इस बार मैग्नेट को इस डायरेक्शन में लेकर के आ रहे थे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में लेकर के आ रहे थे, तब इन्होंने ये पाया कि जो डिफ्लेक्शन है वो कुछ इस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर डिफ्लेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन हम इसके बारे में बात करेंगे जब लेंज लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, आइए जरा इसी पे चलते हैं। जब इन्होंने इस बार मैग्नेट को इस लूप के क्रॉस इस तरीके से मूव कराया तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जब इन्होंने मूव किया तो अभी कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हुई हैं? 2। फिर थोड़ा सा और आगे ले गए, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इस तरीके से जैसे जैसे ये इसको मूव करते रहे, इस लूप से पास होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उसमें क्या आता गया? चेंज आया। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस लूप से पास हो रही थी वो चेंज हो रही थी, या फिर मैं ये कहूं कि इस गिवन एरिया से जो मैग्नेटिक फ्लक्स था उसमें चेंज आ रहा था। ठीक है ना? जैसे जैसे इसको पास ले जा रहे थे या इससे दूर ले जा रहे थे तो बार बार मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा था, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से इसमें एक
करंट या ईएमएफ इंड्यूस हो, ठीक है ना। अब इन्होंने ये सोचा कि भाई ये जो ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, तो मैं बार मैग्नेट को इधर उधर मूव करा रहा हूं इस वजह से हो रहा है। लेकिन फाइनल कंक्लूजन तक क्या बताया इन्होंने कहा यार देखो ऐसा है, इस कॉइल से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से इस लूप में करंट या फिर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि ये जो हमारा बार मैग्नेट है इसको इन्होंने मूव नहीं कराया, इसको यहां पर लाकर के रोक दिए, क्या अभी भी करंट इंड्यूस हो रहा है? तो नहीं, अब करंट इंड्यूस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें अब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ही नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही इसको मूव करेंगे तुरंत मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तभी इसमें करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर इसको लाकर के यहां रख दिया जाए तो भी कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है। डन भाई, इसको जब मूव करेंगे तभी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। तो यहां पर इन्होंने ये कहा, इनका जो फाइनल कंक्लूजन था, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द प्रिंसिपल दैट ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन इंड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इस कंडक्टिंग लूप से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज होने की वजह से इस कॉइल में ईएमएफ या फिर करंट इंड्यूस हो रहा है, ऐसा इन्होंने बताया। अब इनका जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था वो क्या था भाई? दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, जरा इसको हम लोग साइड कर दें, फिर उसके बाद दूसरे एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। भाई कब तक बैठ करके लेकर के ये बार मैग्नेट को मूव कराएं। इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया, इन्होंने दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी ऐसे ही एक कॉइल कंसीडर किया, जिसको इन्होंने गैल्वेनोमीटर से इस तरीके से कनेक्ट किया, और इसके पास में एक दूसरी कॉइल और लिया इन्होंने, इसके बगल में एक दूसरी कॉइल लिया, लेकिन इस कॉइल को इन्होंने क्या किया, एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दिया। डन। अब भाई बैटरी के थ्रू अगर कनेक्ट कर दिया है तो हमें पता है जैसे इस बैटरी को कनेक्ट किया गया इसमें क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ, और इसमें जब करंट फ्लो होगा इस लूप में तो जाहिर सी बात है कि क्या बनेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चूंकि इसमें अगर बन रही हैं तो इसके बगल में रखी हुई जो कॉइल है उससे भी तो पास होंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां तक जाती है भाई, वो तो इन्फिनिटी तक जाती है ना, और इन्फिनिटी कहां, ये तो बगल में ही रखा हुआ है। तो भाई देखो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी है वो कहीं ना कहीं इस वाले लूप से भी पास होगी, और जैसे ही इस लूप से पास होगी इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आएगा, चेंज आएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो इसमें क्या इंड्यूस होगा भाई, इसमें करंट इंड्यूस होगा। होगा कि नहीं होगा, करंट और ईएमएफ। ओके, यहां पर भी करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन अब एक चीज ध्यान देने वाली, जैसे ही इन्होंने इसको कनेक्ट किया तुरंत यहां पर करंट फ्लो हुई, और एक बार यानी कि बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए ही इसमें जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनी वो इससे भी पास हुई और इसमें डिफ्लेक्शन आया, लेकिन फॉर ए शॉर्ट टाइम पीरियड। क्यों? क्योंकि करंट क्या है, कांस्टेंट है भाई, वो तो कांस्टेंट करंट है, तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वो भी कांस्टेंट ही होंगी, यानी कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं आ रहा था। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज होगा या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जब चेंज होगा तभी तो करंट इंड्यूस होगा। तो हुआ तो इसमें करंट इंड्यूस, लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहां पर एक स्विच लगा दिया। क्या किया, एक यहां पर फिर स्विच लगा दिया, और स्विच से क्या हुआ भाई, देखो जैसे ही स्विच को ऑन करते थे मैग्नेटिक फील्ड फटाक से इससे पास होती थी, और जब पास होती थी तो डिफ्लेक्शन आता था यानी करंट इंड्यूस होता था। फिर स्विच को ऑफ किया, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चली गई और फिर से यहां पर करंट इंड्यूस हुआ, यानी कि स्विच को बार बार ऑन ऑफ करते हुए यहां पर बार बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। तो यहां पर क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और जिससे करंट या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल आपको ये समझ में आया होगा कि फैराडे और हेनरी ने अपना जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कुछ इस तरीके से कि किसी भी कॉइल से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है अगर वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो उस कॉइल में क्या इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट या फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा। यही इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया। लेकिन इस करंट की डायरेक्शन क्या होने वाली है इसके बारे में ना ही फैराडे ने बताया ना ही हेनरी ने बताया। तो इसके डायरेक्शन के बारे में लेंज ने बताया, जिसको हम लोग लेंज लॉ में पढ़ेंगे कि लेंज ने किस तरीके से इस इंड्यूस होने वाले करंट की डायरेक्शन को डिफाइन किया। इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो कि होगा लेंज लॉ से रिलेटेड। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है या फिर इंडक्शन क्या है, और साथ ही साथ आपको मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में समझ में आया। और फैराडे और हेनरी ने जो अपने एक्सपेरिमेंट करके दिखाए, यानी कि किसी भी कॉइल से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो उसमें इंड्यूस होने वाली करंट थी उसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को। इसके बाद हम लोग कंटिन्यूअसली 1 बाय 1 करके इसके
जो भी टॉपिक्स हैं उसको इसी तरह से करते रहेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।